नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन ने मीथेन सुपर एमिटर्स की पहचान की। उच्चतम न्यायालय विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानून की जांच करेगा। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग स्केल के मानकीकरण पर दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के खनिज अन्वेषण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यूएन हैबिटेट ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस 2022 मनाया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन ने मीथेन सुपर एमिटर्स की पहचान की। एमिट मिशन ने मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मीथेन गैस के 50 से ज्यादा सुपर एमिटर्स की पहचान करने में मदद की। सुपर एमिटर्स ऐसे केंद्र, उपकरण और अन्य अवसंरचनाएं हैं जिनकी मीथेन उत्सर्जन दर बहुत ज्यादा है। ये केंद्र आमतौर पर जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट या कृषि क्षेत्रों से संबंधित है। सुपर एमिटर्स का पता लगने से मीथेन रिसाव वाली जगहों की सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे मीथेन उत्सर्जन की समस्या से शीघ्र निपटने के तरीकों का निर्धारण किया जा सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैश्विक ताप वृद्धि को सीमित करने के लिए मीथेन उत्सर्जन को कम करना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन ऐसी दूसरी ग्रीन हाउस गैस है जिसका सबसे ज्यादा मानव जनित उत्सर्जन होता है। आपको बता दें कि 20 वर्षों की अवधि में इसकी ताप वृद्धि क्षमता CO2 की तुलना में 80 गुना ज्यादा होती है। वर्तमान में लगभग 30% वैश्विक ताप वृद्धि के लिए मीथेन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और मीथेन उत्सर्जन का जो प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यानी IMEO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मीथेन उत्सर्जन में कटौती कम समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे तेज तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि CO2 की तुलना में मीथेन बहुत कम वर्षों तक वायुमंडल में बनी रहती है। IMEO को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। ये यूरोपीय आयोग के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। इसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कमी को उत्प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से की जानी है। ये वैश्विक मीथेन संकल्प के कार्यान्वयन में मुख्य भागीदार है। अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन की बात करें तो एमिट पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष से चित्र लेने वाले स्पेक्ट्रोमीटर का एक नया वर्ग है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य धूल उत्पन्न करने वाले रेगिस्तानों में प्रमुख खनिजों की मौजूदगी का मानचित्रण तैयार करना है। इसके अलावा ये जलवायु पर वायुजनित धूल के प्रभावों की समझ को भी बढ़ाएगा। अगला है उच्चतम न्यायालय विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानून की जांच करेगा। न्यायालय का ये निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है। ये धारा कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित करती है। हालांकि ये प्रतिबंध निवारक निरोध में किए गए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की अलग अलग जेलों में लगभग 5.5 लाख कैदी हैं। दरअसल इन कैदियों को मताधिकार देने के पक्ष में कई तर्क हैं। इसमें RPA की धारा 62 का सब क्लॉज 5 अपनी व्यापकता के कारण भेदभावपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये धारा जेलों में बंद कैदियों सहित पुलिस कस्टडी में रह रहे लोगों को भी मताधिकार से वंचित करती है। एक और जहां सिद्ध दोष व्यक्ति को जमानत होने पर मतदान करने की अनुमति दी जाती है, वहीं जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को इसकी अनुमति नहीं है। यह अनुचित है। मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके अलावा कैदियों को मताधिकार नहीं देने के पक्ष में भी कई तर्क हैं, जैसे कि अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ 1997 का मामला। इसमें न्यायालय ने धारा 62(5) की संवैधानिक वैधता को कई कारणों से बरकरार रखा था। इसमें कहा गया कि मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है। मताधिकार को विधायिका सीमित कर सकती है। इससे राजनीति के अपराधीकरण से बचने और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि इसकी अनुमति देने के लिए सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करनी होगी। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग स्केल के मानकीकरण पर दिशा निर्देश जारी किए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने वाली कंपनियां होती हैं। ये किसी कर्जदार के समय पर ब्याज भुगतान के साथ ऋण चुकाने की क्षमता
या फिर डिफॉल्ट होने की आशंका का आकलन करती हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियमन 1999 के तहत सेबी को भारत में संचालित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। इन दिशा निर्देशों के प्रमुख प्रावधानों में कहा गया है कि रेटिंग जारी करने वालों या फिर कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग के लिए मानकीकृत प्रतीक और उनकी परिभाषाएं तैयार की गई हैं। रेटिंग प्रतीक हैं AAA, AA, A, BBB, BB, B, C और D। इन प्रतीकों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पहला नाम प्रीफिक्स के रूप में शामिल होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां AA से लेकर C तक की श्रेणियों के भीतर तुलनात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए प्लस या माइनस का उपयोग कर सकती हैं। आपको बता दें कि रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक के लिए मानक डिस्क्रिप्टर्स होने चाहिए। रेटिंग वॉच अल्पावधि में रेटिंग के बढ़ने घटने की अपेक्षित दिशा क्या होगी उस पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वहीं रेटिंग आउटलुक अल्पावधि से मध्यम अवधि में रेटिंग के बढ़ने घटने की अपेक्षित दिशा क्या होगी उस पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। और आइए अब हम आपको बताएंगे रेटिंग वॉच और रेटिंग आउटलुक के मानक डिस्क्रिप्टर्स के बारे में और साथ ही इनमें क्या अंतर है इसके बारे में। रेटिंग वॉच सकारात्मक निहितार्थ के साथ रेटिंग वॉच करता है। ये इंगित करता है कि एक बार क्रेडिट अनिश्चितता का समाधान हो जाने के बाद क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड होने की अधिक संभावना है। दूसरा है कि विकासात्मक निहितार्थ के साथ रेटिंग वॉच ये इंगित करता है कि एक बार क्रेडिट अनिश्चितता का समाधान हो जाने के बाद क्रेडिट रेटिंग को या तो अपग्रेड किया जा सकता है, डाउनग्रेड किया जा सकता है या फिर उसकी पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा तीसरा मानक डिस्क्रिप्टर है नकारात्मक निहितार्थ के साथ रेटिंग वॉच। ये संकेत करता है कि एक बार क्रेडिट अनिश्चितता का समाधान हो जाने के बाद क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड होने की ज्यादा संभावना है। वहीं क्रेडिट आउटलुक की बात करें तो इसके मानक डिस्क्रिप्टर्स हैं स्थिर। इसका मतलब हुआ कि निकट से मध्यम अवधि में रेटिंग परिवर्तन की कम संभावना को प्रकट करता है। दूसरा हुआ सकारात्मक, जो कि निकट से मध्यम अवधि में ऊपर की ओर रेटिंग पुनरीक्षण की उच्च संभावना को दर्शाता है। और तीसरा हुआ नकारात्मक, जो कि निकट से मध्यम अवधि में नीचे की ओर रेटिंग पुनरीक्षण की उच्च संभावना को दर्शाता है। अगला है यूएन हैबिटेट ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस 2022 मनाया। विश्व शहर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने और इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करना है। जब योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण होता है तथा अच्छी तरह से इसका प्रबंधन किया जाता है तो ये आर्थिक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ संधारणीयता में भी योगदान देता है। इसके अलावा ये उत्सर्जन पर अंकुश लगाकर जलवायु परिवर्तन शमन में भी मदद करता है। दूसरी ओर अनियोजित शहरी विकास कई समस्याओं को जन्म देता है। इनमें प्रमुख समस्याएं हैं मलिन बस्तियों का प्रसार, प्रदूषण में वृद्धि, वहनीय आवास की कमी, स्वच्छ और अपशिष्ट प्रबंधन की अनुपलब्धता, प्राकृतिक खतरों के प्रति जोखिम का बढ़ना। आपको बता दें कि इस वर्ष के विश्व शहर दिवस की थीम एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल थी। ये थीम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरी क्षेत्रों की भूमिका को स्वीकार करती है। इसका मतलब ये है कि भले ही एसडीजी वैश्विक लक्ष्य हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर होना है। अगले कुछ दशकों में लगभग 90% शहरीकरण केवल शहरों में ही होगा। एसडीजीज के लक्ष्य 11 के मुताबिक संधारणीय शहरीकरण वैश्विक विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना इस तथ्य को स्वीकारती है कि निम्न कार्बन वाली सतत अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस कार्य योजना का लक्ष्य औसतन 35% वित्त पोषण को जलवायु के लिए आवंटित करना है। इस संदर्भ में सिटी क्लाइमेट फाइनेंस गैप फंड एक महत्वपूर्ण साधन है। सिटी क्लाइमेट गैप फंड वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका कार्यान्वयन विश्व बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक करते हैं। ये निम्न कार्बन और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं एवं शहरीकरण योजनाओं के लिए प्रारंभिक चरण की तकनीकी सहायता के इच्छुक शहरों की मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम की बात करें तो ये मानव अधिवासों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1978 में इसे सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा था। अगली खबर उत्तर पूर्व क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के खनिज अन्वेषण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण की गति बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले 5 वर्षों में कई खनिज जिन्सों में नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 से ज्यादा परियोजनाएं शुरू की हैं। खनिज जिन्स दरअसल गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। इन्हें ऊर्जा, धातु और गैर धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास से वित्त पोषण सहायता के माध्यम से नागालैंड में चूना पत्थर और लौह अयस्क की 2 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा किया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत 8 राज्य आते हैं। ये अलग अलग भू आकृतियों और भूवैज्ञानिक संरचना वाला क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, यूरेनियम, वेनेडियम, प्लेटिनम समूह तत्व, मॉलिब्डेनम आदि शामिल हैं। दरअसल खनिज संसाधनों की खोज के कई संभावित लाभ हो सकते हैं। इससे इस क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा और उद्योगों के प्रसार के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इससे पर्यावरण को क्षति होगी, भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा और वनोन्मूलन की घटनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षा और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दे भी इसकी चुनौतियां हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। रूस के ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से हटने के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की शुरुआत रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे यूक्रेन से शेष विश्व में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने की वजह से यूक्रेन में भंडारित अनाजों का पोतों के माध्यम से परिवहन संभव नहीं है। ये पोत न तो सुरक्षित तरीके से यूक्रेन के बंदरगाहों तक जा सकते हैं और न ही वहां से वापस आ सकते हैं और इस वजह से ये भंडार अनाज की वैश्विक आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। इस समझौते के अंतर्गत यूक्रेन के 3 प्रमुख बंदरगाहों चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा और यूजनी यानी पिवडेन्नी से निर्यात की अनुमति दी गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक भुखमरी की रोकथाम में योगदान करना, वैश्विक खाद्य असुरक्षा को कम करना और संबोधित करना तथा अनाज एवं खाद्य पदार्थों को पहुंचाने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उच्चतम न्यायालय ने 2 फिंगर टेस्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार मामले में 2 फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक और फिर से प्रताड़ना देने वाला कहा है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय ने ये कहा है कि बलात्कार पीड़िता का ये परीक्षण करने वाला व्यक्ति कदाचार का दोषी माना जाएगा। दरअसल 2 फिंगर टेस्ट को कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ये परीक्षण महिला जननांग के निरीक्षण के माध्यम से ये निर्धारित करता है कि क्या किसी लड़की या महिला ने लैंगिक रूप से संबंध स्थापित किए हैं या फिर नहीं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2013 के अपने एक फैसले में कहा था कि बलात्कार पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किया जाना उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा था कि इस परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि परीक्षण न तो बलात्कार के आरोपों को साबित करता है और न ही उसका खंडन करता है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। प्रधानमंत्री ने गुजरात में मोरबी पुल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को पीएमएनआरएफ से सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पीएमएनआरएफ कोष की स्थापना वर्ष 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान से की थी। इस कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसमें व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किया जाता है। पीएमएनआरएफ को दी गई दान राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय संकेतक ढांचा, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईएफ को इसके आधार के रूप में विकसित किया है। इसमें चिन्हित डेटा स्रोत और दौरों यानी कि पीरियोडिसिटी के साथ 306 संकेतक शामिल हैं। ये नीति निर्माताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित दिशा प्रदान करता है। ये ढांचा ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अनुरूप है। जीआईएफ को वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है।
ये चित्रकूट जिले में स्थित है। ये दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित है। ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से केवल 150 किलोमीटर दूर है। इस रिजर्व को बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा माना जा रहा है। अगला टॉपिक है ब्रीथ लाइफ कैंपेन। ये एक वैश्विक अभियान है। ये शहरों और लोगों को हमारे स्वास्थ्य एवं जलवायु की रक्षा के लिए वर्ष 2030 तक वायु प्रदूषण को सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। इसका नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन कर रहे हैं। भारत के कई शहर जैसे कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून आदि भी इसके सदस्य हैं। ब्रीथ लाइफ कैंपेन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों में शामिल है सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए शहरों के बीच संपर्क स्थापित करना, निगरानी बढ़ाना, बढ़ती मांगों के अनुरूप तेजी से समाधान उपलब्ध कराना और लोगों को सशक्त बनाना। गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी में डॉल्फिन वापस आने लगी हैं और इसका कारण नमामि गंगे कार्यक्रम की वजह से गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में आया सुधार है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती हैं। डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं। इसमें प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण की क्षमता होती है। ये क्षमता इसे जल में अपना रास्ता खोजने और शिकार करने में सक्षम बनाती है। डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। IUCN में इनकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। डॉल्फिन्स को प्रत्यक्ष वध, बांधों और बैराजों द्वारा पर्यावास विखंडन तथा विवेकहीन मत्स्यन की वजह से खतरा है। अगला टॉपिक है त्यानगोंग। चीन ने त्यानगोंग के लिए अंतिम मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। त्यानगोंग एक अंतरिक्ष स्टेशन है। इसे चीनी मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी निम्न भूकक्षा में स्थापित कर रही है। ये नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाद लियो में स्थापित दूसरा स्थायी मानवयुक्त स्टेशन होगा। वर्तमान में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को ISS से बाहर रखा गया है क्योंकि अमेरिकी कानून नासा को चीन के साथ अपना डेटा साझा करने से प्रतिबंधित करता है। त्यानगोंग आकार में ISS से काफी छोटा और वजन में हल्का होगा। अगला टॉपिक है सस्पेंशन ब्रिज। हाल ही में गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया है। दरअसल सस्पेंशन ब्रिज एक ऐसा पुल होता है जिसमें डेक को लंबवत सस्पेंडर्स पर सस्पेंशन केबल्स के नीचे लटका दिया जाता है और ये मुख्य केबल टावरों के बीच लटकी हुई होती है और एंकरेज या पुल से ही जुड़ी होती है। ऐसे पुलों का डिजाइन ये सुनिश्चित करता है कि लटकती हुई केबल्स पर पड़ने वाला भार इनके 2 सिरों पर स्थित टावरों में स्थानांतरित हो जाए। इसके बाद ये टावर इस भार को आगे लंबवत संपीड़न के माध्यम से एंकरेज केबल्स द्वारा भूमि में स्थानांतरित कर देते हैं। दरअसल सस्पेंशन ब्रिज कई तरह के होते हैं: आर्क, बीम, कैंटिलीवर, ट्रस एंड टायर्ड आर्च। अगला टॉपिक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटक ने 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में बॉम्बे में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अन्य संस्थापकों में MN जोशी, दीवान चमन लाल और जोसेफ बप्टिस्टा आदि शामिल हैं। ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। ये वर्ष 1921 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधि है। वर्ष 1929 में इसका विभाजन हो गया था। तब VV गिरी ने भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया था। हालांकि वर्ष 1939 में इसका फिर से एकीकरण हो गया था। ये वर्ष 1945 में स्थापित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तंजानिया, इसकी राजधानी डोडोमा है। भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ पहले त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। इस अभ्यास का नाम IMT त्रिलाट है। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक क्षेत्र में स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा पर हिंद महासागर के मुख्य द्वीप जिंजिबार, पेम्बा और माफिया स्थित है। ये 8 देशों केन्या, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और मलावी के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दरअसल विक्टोरिया झील ताजे पानी की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। टांगानिका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है और न्यासा भी इसकी सीमा बनाती है। तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है।
और तंजानिया की सबसे लंबी नदी रुफीजी नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।